हम बात कर रहे थे राइटिंग प्रोसेस के हवाले से, जिनमें आपके 3 स्टेप्स मेंशन है बुक में। कभी गूगल के ऊपर करोगे या किसी और बुक में पढ़ोगे तो राइटिंग प्रोसेस के 3 से ज्यादा स्टेप्स भी होते हैं। मगर हम जो बेसिक है वो फर्स्ट 3 हमने पढ़ने हैं जो हमारे आईकैप की बुक में है। बाकी जो 2-3 है उनसे एज सच हमारा राइटिंग का लेना देना नहीं है, वो आ जाते हैं पब्लिकेशन के अंदर। हमने अपनी कोई चीज पब्लिश नहीं करनी है, ऑल दैट। तो जो बेसिक 3 हैं हमने वो ही करते हैं, जो हमें आगे जाके भी राइटिंग प्रोसेस उसमें जॉब्स में काम आएंगे। और अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर में भी हमें यही 3 बेसिक्स को माइंड में रखना है कि लिखने से पहले मैंने पहले प्लानिंग करनी है। उसके बाद जो मैंने ऐसे या लेटर लिख लिया है पेपर वाले दिन, उसको मैंने रीचेक करना है 2 मिनट के अंदर। तो ये चीज आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हो राइटिंग प्रोसेस का कि आगे जाके काम आना है आर्टिकलशिप में एंड ऑल दैट, जॉब्स वगैरह में डेफिनेटली वो तो काम आना ही है, या आगे जो भी अपने पेपर्स करोगे उनमें भी काम आ सकता है। लेकिन अभी मौजूदा पेपर में ये भी हमने माइंड में रखना है। और ड्यूरिंग अभी जो हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो माइंड में रखने के, अगर मैंने कोई टॉपिक दिया है तो अब्रप्टली उसके ऊपर लिखना शुरू नहीं करना है। आपको पहले पता है, ऑब्वियसली मैं बताऊंगी भी सही आप लोगों को कि बेटा पहले सोचो कौन से पॉइंट्स बनाने हैं। उसके बाद आपने अपना एक्चुअल ड्राफ्ट लिखना शुरू करना है। फिर उसको लिखने के बाद मुझे चेक कराने से पहले उसको एक दफा रीचेक कर लो कि कोई गलती तो नहीं हुई हुई। तो ये हम इंशाल्लाह ये तीनों चीजें प्रोसेस जो है ये इम्प्लीमेंट भी करेंगे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ फाइनल वाले पेपर वाले दिन आप नहीं करने, क्लास के अंदर भी आप अपने क्लास एक्टिविटी में ये चीजें करते रहोगे। तो उसकी इम्पोर्टेंस है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमारा चैप्टर है और हम सिर्फ इसलिए कर लें क्योंकि इसके क्वेश्चन तो आने नहीं है पेपर वाले दिन। तो इसलिए इसको इतना ध्यान से हम ना पढ़े, इस चैप्टर को तो ध्यान से हमने पढ़ना है, कोई तो आपके काम नहीं आएगा। जी फौजिया, आपने हैंड रेज किया था, एनी क्वेश्चन तो काइंडली चैट में पूछिएगा। जी कल फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने ये सारी बातें, अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, काफी डिटेल में जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि RCM क्या होता है। जी एक सेकेंड। जी सॉरी नौरीन जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मुझे लगा कि फौजिया ने हैंड रेज किया, सॉरी फॉर दैट। PRE एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब पता है कि प्री राइटिंग, अगर मैं बोलूं एक टर्म, इसका क्या मतलब होता है? वेरी गुड है, लिखने से पहले। यानी कि अभी हम अपना वो रफ ड्राफ्ट लिखना शुरू नहीं किया, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो कभी अगेन किसी और बुक में या गूगल के ऊपर अगर आप देखोगे तो वो हो सकता है प्लानिंग के बजाय प्री राइटिंग लिखा हुआ हो राइटिंग प्रोसेस के अंदर। मतलब वही है कि अभी आपने लिखना शुरू नहीं किया, लिखने से पहले जो आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो डिफरेंट टर्म्स आपको कभी गूगल पे या दूसरी बुक्स में मिल सकते हैं, लेकिन आगे जाके उनकी डेफिनेशन अगर पढ़ोगे मतलब वही होएगा। प्री राइटिंग मतलब लिखने से पहले। अब लिखने से पहले क्या करना है? प्लानिंग करनी है, सोचना है, आइडिएशन, बाद हम सेकंड स्टेप पे आएंगे तो लिखना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ भी मेंशन किया है कि प्री राइटिंग भी एक वर्ड होता है जो आपका प्लानिंग के बजाय वो यूज कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप के लिए। ये प्री राइटिंग को भी माइंड में रखना है कि यानी कि लिखने से पहले हमने जो काम करना है, यानी कि आइडिएशन करनी है, कहीं से इंफॉर्मेशन लेनी है। कभी कभी ये होता है कि अगर हम बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कोई पीस ऑफ कर रहे हैं, अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई आर्टिकल लिखना है, कंटेंट राइटर अगर आप लोग कोई हो, तो सारा कुछ हमारे माइंड में नहीं भी हो सकता, हमने कहीं से हेल्प भी तो लेनी हो सकती है। भाई से पूछ लिया, आपको से पूछ लिया, अगर उस प्रोफेशन से हैं, गूगल पे जाके कोई चीज टाइप कर ली और देख लिया, आजकल तो एआई के जमाना है, उसके ऊपर जाके हमने कुछ लिखा और उनसे उससे इंफॉर्मेशन ले ली। तो हमने जो है जगहों से इंफॉर्मेशन भी हमें जरूरत पड़ सकती है लेने की। हमारे उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमने क्या लिख रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा लेटर और ईमेल है टू वन पर्सन टू अनदर जा रही है, या कोई इस तरह का हमारा कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट है जो जरा लंबी चौड़ी है, कोई 100 250 60 पेजेस की है, तो जिसपे मुझे इधर उधर से भी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो वो हमने टेस्ट बनाने की सिर्फ मैंने लिखना है, या फलाने फलाने जगह से डिफरेंट सोर्सेज से मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो वो भी तो प्लानिंग में होना चाहिए ना। कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरी जो भी नॉलेज है मैंने वहां से अपने नोट्स बना लेने हैं, वो मैं डाल लूंगा पैराग्राफ्स के अंदर। बी मैंने फलाने बंदे से पूछना है, सी मैंने जो है ना किसी किताब से चेक करना है, या डी फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल से चेक करना है। तो वो प्लानिंग में चीज होगी तो करते वक्त हम वो सारी चीजों को ABCD को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हमने प्लान ही नहीं किया हुआ, लिखा हुआ ही नहीं है, कहीं नोट डाउन ही नहीं किया हुआ,
तो हम वो अपनी राइटिंग वाला हिस्से पे जब आएंगे तो हमें याद ही नहीं रहेगा कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी थी, किससे पूछना था, और फिर वहां गड़बड़ राइटिंग वाले जो सेक्शन है उसके अंदर गड़बड़ होगी। तो हम अपना प्री राइटिंग का काम इस वजह से करते हैं या उसको इस वजह से ज्यादा देते हैं ताकि जब हम एक्चुअल राइटिंग करने बैठे तो हमसे कम गलतियां हो एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान हम चले। जैसे अगर मैं गूगल की एग्जांपल देखती हूँ, गूगल मैप्स जो है, जब हम उसके ऊपर कोई चीज डालते हैं कि मुझे रास्ता बताओ मुझे नहीं आता, तो हम ज्यादातर तो कोशिश यही करते हैं ना कि जो गूगल बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलें, ताकि फिर हम कहीं घूमे ना। और अगर हम अपनी लगा भी लेते हैं नहीं वो गलत बता रहा है शायद इधर से जाऊंगा, तो फिर हम कभी फंस भी जाते हैं। तो जब हम एक गूगल ने अगर एक चीज बताई हुई है, इफ यू फॉलो दैट, तो वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। तो सेम इज देखिए कि जब हम अपनी प्लानिंग करते हैं तो जो हमारा जो एक्चुअल गोल है कि मेरी पीस ऑफ राइटिंग अच्छी बने और सामने वाले को समझ में आए, तो वो हमारा गोल पूरा होता है जब हम प्रोसेस से गुजरते हैं, जो हमने प्लानिंग की होती है उसी को माइंड में रखते हुए काम करते हैं, क्योंकि वो भी हमने ही प्लान किया हुआ है। लेकिन इधर उधर हो गए तो फिर आपका अल्टीमेट गोल जो है वो भी गड़बड़ हो सकता है। तो इस वजह से प्लानिंग को जरा इंपॉर्टेंस देनी है। एकदम अब्रप्टली किसी ने कोई चीज कही और धड़ 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 लिखना शुरू कर दो बगैर सोचे समझे प्लान किए हुए, तो प्रॉब्लम क्रिएट। इस स्लाइड में दोबारा से वो पीआरसीएम की इंपॉर्टेंस को बताया हुआ है। So I'm going to move on. अच्छा, ये इमेज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसमें चलो ब्लू और पर्पल या ब्लू और येलो आ रहा है, इधर पिंक आ रहा है। अच्छा, आप ये देख रहे हो कि किसी ऑफिस में ये हो सकता है किसी का नोटिस बोर्ड वगैरह हो जो अपने केबिन के साथ बंदा लगा लेते अपनी याद दहानी के लिए। इसमें दो डिफरेंट कलर कोऑर्डिनेशंस के पेपर्स हैं, और हर जो ब्लू है या आपका ये जो येलो वाला है, इसमें उन्होंने कैपिटलाइजेशन से हेडिंग्स करके कोई चीजें लिखी हुई हैं। इस वजह से हम करते हैं हर बंदे का चीजों को नोट डाउन करना या लिस्ट डाउन करने का तरीका अपना अपना होता है। कुछ लोग जो है वो दो तीन कलर्स के मार्कर्स यूज करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो जब मैं यूनिवर्सिटी में नोट्स बनाया करती थी या लेक्चर्स लेते थे, तो मेरे हाथ में दो पेन्स होती थी, एक ब्लू और एक रेड। रेड वाली होती थी कि जब मुझे लगता है कुछ मैंने उसको हाईलाइट करना है या पूरा पैराग्राफ ही रेड से लिखना है क्योंकि ये सर या टीचर कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लू से नॉर्मल वाला अपना पीस ऑफ राइटिंग कर लें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने आइडियाज को पेन डाउन करते हो। कुछ लोग लिस्ट बना के करते हैं, कुछ लोग बुलेट पॉइंट्स के साथ करते हैं, कुछ लोग कलर कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं याद दहानी के लिए, ताकि मेरे आइडियाज मिक्सअप ना हो। तो इधर एक एग्जांपल ये है कि उन्होंने डिफरेंट पेपर्स लगाकर अपने आइडियाज को जो है वो, एक अगर आप देखो जो पर्पल वाला है आपका, इसके अंदर सिर्फ उन्होंने हेडिंग दी हुई है सारे कैपिटलाइजेशन के, और जो आपका येलो वाला है उसके अंदर उन्होंने स्मॉल फॉन्ट के साथ चीजें लिखी है, ऐसा ही है। अब इस वजह से कि उनके लिए ब्लू वाला जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि कहाँ लिखा हुआ है लोकेशन, ब्लू वालों के अंदर कहीं लिखा है कैपिटलाइजेशन के अंदर, लोकेशन किधर लिखा हुआ है, वो रहा। तो अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हाँ मैं आपकी बॉस हूँ या कलीग हूँ, आई हूँ आपके, अच्छा ये आपने वो लिस्ट चीजें बनानी थी जो कल हमारी मीटिंग हुई थी, लोकेशन के बारे में क्या बात हुई थी हमारी कल मीटिंग में, या आज सुबह मुझे याद नहीं आ रहा, जरा मुझे ब्रीफ कर दो दोबारा से। तो आपने फॉरन पॉइंट आउट करना कि ये नहीं लोकेशन, और उसके साथ हमने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कहाँ कहाँ जो है ना वो हम फॉर एग्जाम्पल अपना जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट कर सकते हैं इन इन लोकेशंस के ऊपर। तो अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत तरीके से अपने आइडियाज को कहीं नोट डाउन करते हैं, वक्त पड़ने पर चाहे हमें खुद चाहिए होंगे या किसी और को हमसे वो आइडियाज चाहिए होंगे, तो हम इजीली उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हमने कहीं बिल्कुल ही कोने के ऊपर है, जिस छोटे से पेज के ऊपर हमने कुछ 100 आइडियाज लिख दिए इतने से पेज के ऊपर, और वो इतने से, वो जिसको मेरी अम्मा कहती थी कीड़े मकोड़े ना बनाया करो, तो वो उस तरह अगर हमने लिखा है तो फिर कैसे हमें भी नहीं समझ आएगी अपनी राइटिंग और अपने आइडियाज, और ना ही हम किसी बंदे को वो बता सकते हैं, ना ही वो चीज दे सकते हैं। एक अजीब सा इतना सा पेपर या छोटा सा पेपर कैसे उसको देंगे उस बंदे को या उस जो काम देगा। तो अपनी सहूलत के लिए, अगले की सहूलत के लिए आइडिया आते हैं, उनको एक अच्छे तरीके से हमने पेन डाउन करना होता है। नॉट सिर्फ ओनली कि अभी का जो करंट टास्क है हमारा, आगे जाके भी ये चीज काम में आ सकती है। कि हो सकता है कि जी 2 महीने पहले हमने जो फलाना काम किया था अभी हमें वो दोबारा करना पड़ रहा है, तो वो 2 महीने पहले की जो हमने मीटिंग की थी क्या चीजें निकाल के लेके आए, क्या पॉइंट्स हमने निकाले थे,
तो ये कहीं ना कहीं आपके पास स्टोर होंगे तरीके से, तो आप अपनी नई मीटिंग के लिए भी उनको यूज कर सकते हो। तो चीजों को नोट डाउन करना, तरीके से अरेंज करना और ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी वजह से इंडिविजुअली अगर मिसमैनेजमेंट करते हो लाइफ में, पर्सनली, अभी तो आए नहीं हो, प्रोफेशनल, पर्सनल और एकेडमिक लाइफ के अंदर अभी अगर डिसऑर्गेनाइज्ड हो या मिसमैनेजमेंट करते हो, तो ये आदतें चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब वर्क प्लेस पे जाओगे ना बच्चे, तो वो घर नहीं होगा, उधर अपने हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना है, उनके स्किल्स सीखने समझने हैं, वहां का जिसको कहते हैं ना नए घर में जा रहे हो तो वहां का रहन सहन समझने की जरूरत है, उधर का। जैसे मेरे लिए कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, मैंने अपने आप को ढालना है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जहां मैं काम कर रही हूँ। सेम इज द केस विद यू गाइस, कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर डांट पीटने के, खुदा न खास्ता फायर होने के, ग्रोथ कम होती है। आप जो लोगों की नजरों में एक्टिवली आ जाते हो कि यार ये बंदा तो हर वक्त ही चीजें घुमाता रहता है, ऑल दैट। तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म अभी से अपने अंदर लाने की कोशिश करो, बाय द टाइम आप लोग आर्टिकलशिप के अंदर जाते हो तो, वरना फिर अब्रप्टली एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी इंसान को, कि अगर आपने अंदर अचानक चेंज लाने की कोशिश करे। अभी तो ये होता है ना कि कभी इंसान को लाइफ होता कि मैंने ये काम करना है, आप लोगों को तो अभी से ही पता है कि थोड़ा थोड़ा हमें प्रोफेशनल होने की जरूरत है, बाय द टाइम हम अपने एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आए और करियर ओरिएंटेड हो, तो अभी से थोड़ा थोड़ा अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। और काम जो है ना काफी ज्यादा चेंजेस ले ही आता है लाइफ के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये तो एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना कि किस तरीके से हम अपने आइडियाज को पेन डाउन कर सकते हैं, अभी मैं दो तीन आइडियाज जो आपके बुक में हैं, तरीके या टेम्पलेट्स, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन पहले मुझे जरा सोच के बताओ कि व्हाई आइडिया जनरेशन कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस वर्क प्लेस, कारोबार के लिए, या आप कहीं काम कर रहे हो तो आइडिया जनरेशन की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, या क्यों इतना इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है या इम्पोर्टेंस समझा जा रहा है वर्क प्लेस के हवाले से। क्या होगा अगर हम आइडियाज ना बनाएं तो? ऑल इनोवेशन स्टार्ट्स विद ग्रेट आइडिया। अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, अपने माइंड से नए आइडियाज नहीं निकालेंगे, तो हम फिर वो जिसको कहते हैं जहाँ के थे वहीं रह जाते हैं, वो बिजनेसेस और वर्क प्लेस। कोई लोग आगे निकल जाते, कभी सुना होगा या नहीं भी सुना तो आगे लाइफ में सुनोगे कि जब 2 साल पहले या 1 साल पहले फलाने ने बिजनेस शुरू किया था या काम शुरू किया था, वो किधर से किधर पहुंच गया, उसने 3 साल 4 साल के अंदर 5 साल है ना, वो मुख्तलिफ मुल्कों में और शहरों में अपनी ब्रांचेस खोल दी हैं, आउटलेट्स खोल दिए, इसलिए कि वो जिसको उर्दू में कहते हैं ना तगो दो में लगा हुआ था, कि वो, या बंदा लगा हुआ था या लगी हुई थी, जो भी है, कि वो उन्होंने आगे जाना है, वो उन्होंने अपना ये नहीं कि मैंने बिजनेस खोलना इज माय गोल, बिजनेस खोलकर उसको चलाना है, उसको बढ़ाना है और आगे जाना है, इज दैट, और फिर चलते ही जाना है। अभी मेरा ये भी नहीं है कि मैंने 10 ब्रांचेस खोल ली है, मैंने खोलती चली जानी है, लिमिट नहीं लगानी है। एक होता है ना बस बिजनेस खोल लिया ये मेरा गोल है, तो आप फिर बस बिजनेस ही खोलेंगे और फिर उसी को गिरता बढ़ता चलाते रहेंगे। आपका गोल बड़े होने चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब गोल बड़े अगर हैं हमारे, तो फिर हमें हर वक्त कोई ना कोई नई चीज सोचनी है, नए लेके आ सकते हैं हम अपने काम के, अपने अंदर, बिजनेस के अंदर, अपने अंदर, अपनी जात के अंदर क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट की मार्केट अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मार्केट, मैंने अपनी कंपनी के अंदर, अपनी जात के अंदर क्या चेंजेस लेके आनी है जिससे मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, मेरा बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल हो। और अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअली ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, अपनी कंपनी को जहां मैं उसको बेहतर आगे लेके जाऊं, तो ये सारी चीजें इधर ही से आएंगी। अगर हम इसको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो फिर चीजें मुश्किल हो जाती हैं। द सेम गोज फॉर द पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो इस वजह से आपकी आइडिएशन जरूरी होती है। बाय एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज एंड टेक्निक्स वन कैन गिव द टीम क्रिएटिव दे नीड टू जनरेट आइडियाज। अगर आप सोचो कि कंपनी का कोई लीडर है, कोई बॉस है, वो ही कम सोच रखता है, बस इतना है ना काफी है, तो वो फिर सामने वाले की भी सोच जो है, जो आपके साथ काम करे, उनकी भी सोच महदूद हो जाएगी। वो कहेंगे कि जब बॉस ही कह रहा है बस ए और बी करो, तो फिर हम सी और डी और ई और एफ पे क्यों सोचें? फिर क्या इवन person wants to,
लेकिन क्योंकि वो जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है वो ये कह रहा है कि यहाँ ए और बी तक का काम होता है, फिर मैंने नहीं करना और बाकी काम, तो आप उसकी सलाहियत को भी मार रहे हो और अपनी सलाहियत को भी मार रहे हो और अपने कंपनी को और अपने बिजनेस को भी आगे नहीं बढ़ा रहे हो। तो इस वजह से अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी या आप ग्रो करो, चाहे आपकी अपनी कंपनी है या नहीं है, तो आपने खुद आपका होना है और आप ये सोचते हैं कि अगर ठीक है ए और बी रिक्वायरमेंट है, सी और डी और ई और एफ जी करके देखते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या होएगा, बातचीत करके देखते हैं, फीजिबल नहीं होगा हम नहीं करेंगे। लेकिन अभी से डिसाइड कर लोगे ये फलाना काम नहीं हो सकता, बस ए और बी करते हैं या 1 और 2 करते हैं, 3 और 4 पे नहीं जाते हैं, तो ये गलत सोच है। एटलीस्ट अप्लाई करना चाहिए, सोचना चाहिए काम होता है नहीं होता, ये गलत बात है। तो लिमिट्स नहीं लगानी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब समझ में आ गया कि थोड़ा सा माइंड को यूज करना है, उसके अंदर थोड़ी सी ना हलचल मचानी है कि ओके अब इसके बारे में क्या करना है। जैसे कभी कभी लाइफ में ऐसा आया है कोई, ये अगली वाली स्लाइड है शायद वो, कि कभी कोई ऐसा इसका इस्तेमाल करना पड़ गया या बुरे काम, कोई गड़बड़ हो गई हो उसको ठीक करना है, अब उसे डांट ना पिटे तो क्या करूं, झूठ भी नहीं बोलना सच भी बोलना है, किस तरीके से बात करनी है। कभी ना कभी तो यूज किया है ना इस माइंड को, ऐसा तो नहीं है ना। अब अगर नेगेटिव में जाओ तो चीटिंग ही अगर करनी है, इस वाले दोस्त से पूछो तो उस वाले दोस्त से पूछो, उसको ज्यादा पता होगा, इसने मुझे पहले भी गलत आंसर बताया था। तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी होगी। अच्छा, अब इधर आपकी बुक के अंदर बच्चे 3 बेसिक टेम्पलेट्स को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। माइंड मैप है, फिशबोन डायग्राम है और आपका एफिनिटी डायग्राम है, कि इन 3 के जरिए आप अपने आइडियाज को किस तरह तरतीब और तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत होते हैं, लेकिन हम इन 3 के ऊपर बात इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी ये कोर्स का हिस्सा है, इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डोंट लाइक लिमिट योरसेल्फ, किसी वक्त खुद एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो बाय ऑल मींस आगे आप लोग खुद कर सकते हो, लेकिन अभी कोर्स के मुताबिक हमने इन 3 पे ही बात करनी है। ये वाला क्वेश्चन मेरा वही था कि कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है ये जरा दोबारा से एक दफा देखिएगा, इसको पढ़िएगा खुद। कोई प्रॉब्लम हो उसका कोई सोल्यूशन निकालना है, कोई नया आइडियाज निकालने हैं, कोई चीज मुख्तलिफ करनी है। आज मैंने इस तरह जो है वो चावल बनाए थे, आज चलो इस तरह बना के देखते हैं, तो वो आप कहीं माइंड में कोई चीज सोचोगे ना कि कहीं मैंने देखी थी कोई वीडियो नहीं देखी थी, चलो खुद से ही कुछ करके देखते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या होएगा, अगली दफा नहीं बनाएंगे। लेकिन अपने आप को लिमिट अगर कर देना कि नहीं गड़बड़ हो जाएगी एंड ऑल दैट, एहतियात करना इज अ गुड थिंग, लेकिन रिस्क टेकर होना भी एक चीज है। अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं हम। अच्छा, the main purpose of brain is to let ideas flow freely without any worry of how much you know and don't know. ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम करते हैं, जब हम क्लास में भी करेंगे और अगर आप लोग ऑफिस में भी अपने करोगे, तो उसमें आपने लिमिट नहीं लगानी होती कि जी आपने 2 आइडियाज देने, आपने एक देना है, आपने तो देना ही नहीं है, आप 10 दे दें एंड ऑल दैट। जितने टीम मेंबर्स बैठे होते हैं, अगर मैं मीटिंग की बात करूं या क्लास की बात करूं, जितने भी बच्चे हैं सबसे आइडियाज लेने हैं, क्योंकि जब मैंने सबको इनवाइट किया हुआ है तो किसी रीजन की वजह से किया हुआ है ना। अगर मुझे इनसे और इनसे आइडियाज नहीं चाहिए तो फिर मैं उनको मीटिंग में ना बुलाऊं। तो मैंने बुलाया है तो कोई डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करनी ना, कोई रीजन है तो मैंने उनको बुलाया है, चाहे वो एक्सपर्टीज है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या कुछ भी है, कोई रीजन है तो मैंने आई कॉल्ड देम फॉर द मीटिंग, तो इट मींस कि मुझे उनके आइडियाज भी चाहिए हैं और उनके आइडियाज भी लेने चाहिए। और जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन में होते हो या ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेप में होते हो, तो उस वक्त आप अपने आइडियाज की लिमिट नहीं लगाते हो कि मैंने 2 आइडियाज दे दिया बस अब काफी, चुप करके बैठ जाओ। और ना ही जो दूसरा बंदा और टेबल होता है, जो आपका कलीग है या टीम लीडर है या बॉस है, उसको भी लिमिट नहीं लगानी है कि आपने नहीं बताना या आपने बताना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन में हम टाइम की लिमिट लगाते हैं कि आप लोगों के पास आधा घंटा है, अगर आप लोगों को कह दूं बच्चे 15 मिनट है,
फलाने टॉपिक के ऊपर मुझे आइडियाज निकाल के दो। तो वो 15 मिनट की लिमिट लगाना मेरा काम है, लेकिन उस 15 मिनट में आप 2 निकालते हो, आप 25 निकालते हो, उस पर मुझे लिमिट नहीं लगानी। आने दें आइडिया जितने भी आ रहे हैं। तो रिकॉर्ड आपने नंबर 1 पे अपने आइडियाज को रिकॉर्ड करना है विदाउट फिल्टर। जितने आ रहे हैं, अभी हमें चाहिए शायद 2 या 3 होंगे, इन्होंने 25 दे दिए, उन्होंने 10 दे, 5 दे दिए, उन्होंने 15 दे दिए, कितने सारे हमारे पास आइडियाज हो गए। तो जिस वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो उस वक्त ना हमने कोई फिल्टर करना है, ना ही मैंने हमें से किसी ने जजमेंटल होना है कि टॉपिक क्या था, आइडिया क्या दे दिया, ये किस किस्म का आइडिया हो गया। आप देखो, एक होती है ना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एक होती है नेगेटिव क्रिटिसिज्म, कि आप कर रहे हो इन अ पॉजिटिव वे फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्सन। ऐसे नहीं, ओके आइडिया था लेकिन इसको अगर हम ऐसे कर लें तो वैसे हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ से क्या फजूल आइडिया दिया था, इस तरह की तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी, तो ये एक आपके नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो जाता है। तो ये चीज हमने माइंड में रखनी होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त कोई भी आपने लिमिट नहीं लगानी, ना फिल्टर करना है, ना जजमेंटल होना है, क्रिटिसिज्म करना है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है। द ग्रेटर नंबर ऑफ आइडियाज द बेटर। क्वालिटी को हम बाद में देखेंगे, छान पटक हम बाद में कर लेंगे, पहले क्वांटिटी होने नहीं दो। क्या पता इन्होंने जो 10वां आइडिया देना था वही बड़ा कमाल का था, लेकिन अगर हमने लिमिट लगा दी बेटा तुम 9 देना, तुम 2 देना, आप 5 देना, और जिसको कहने देना ही ना, उन्होंने ही बहुत ब्रिलियंट आइडिया देना था जो सारे आइडिया से भारी हो सकता था। तो इस वजह से क्वांटिटी पे फोकस करना है, आ लेने दें उस 15-20 मिनट के अंदर जितने मर्जी आइडियाज हैं। सेट है टाइम पीरियड, जैसे मैंने आपको कहा था 15 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, ऑफिस की मीटिंग्स के ऊपर एंड ऑल दैट। 5 मिनट के अंदर ये काम करके मुझे दो, वो भी हो जाता है। नंबर 4 पे आपका ये रूल है कि इस जब आपके टाइम पीरियड खत्म हो गया, जैसे अब 15 मिनट खत्म हो गए अगर हमने दिए हैं, तो उसके बाद आपने फिल्टर करना है, और उन 15 मिनट में हम अपने आइडियाज को कहीं ना कहीं लिख रहे होंगे। मीटिंग्स के अंदर ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअली वो आइडियाज लिख रहे होंगे, उसके बाद एक एक को जाके पढ़ना पड़ेगा, याद याद आप खड़े हो, आप बोलो आपने क्या बोला था। उस वक्त हम एक तरीके से आइडियाज को पेन डाउन कर रहे होते हैं, और जब टाइम खत्म हुआ उसके बाद उन आइडियाज को टिक एंड क्रॉस करते हैं कि कौन सा आइडिया हमारी इस सिचुएशन के हिसाब से, जिसके लिए हमने मीटिंग कॉल की है या हम सारे मिल बैठे हैं, इस सिचुएशन के हिसाब से कौन से वो बेहतर है और कौन से फिलहाल फीजिबल नहीं है, उनको हम टिक और क्रॉस कर देंगे। तो हम वो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान ही नोट डाउन हो रहा होता है कहीं ना कहीं। जरा पढ़िएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिचुएशन है ये ऑफिस की। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी पढ़िएगा बेटा, पढ़ ले तो फिर मैं आपका चैट ओपन करती हूँ। यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो बाकी में नहीं है, उस खास बात को आइडेंटिफाई करना है आज की मीटिंग में। हम भी पंखे बनाते हैं या हम भी लैपटॉप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम भी माइक बनाते हैं, फलानी कंपनी भी माइक्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है हमारी, कंस्ट्रक्शन का काम है, हम भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो ऐसा क्या यूनिक चीज है हमारे उस प्रोडक्ट में या सर्विस में जो बाकी कंपेटिटर्स में नहीं है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। अच्छा एक सेकेंड, मुझे चैट देखने दीजिएगा। आपकी वॉइस कब पूरी, अच्छा ओके मिस, हमारे सिलेबस कब तक कवर होगा, हम इस किस अटेम्प्ट में पेपर दे सकते हैं। अच्छा अभी तो आपका नौरीन मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड लेक्चर है, हो जाएगा इंशाल्लाह कंप्लीट। और बेटा ये जो अटेम्प्ट्स होते हैं ना, जरूरी नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के इस बैच में फॉर एग्जांपल अगर नवंबर में हम कहेंगे जी दे दो तो दे पाओगे सारे, या हम कहें कि नेक्स्ट वाले में नवंबर के बाद जो आ रहा है उसमें दे दो, वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को इंस्टीट्यूट या टीचर्स ही कह देते हैं कि बेटा अभी मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई हुई है क्योंकि प्रोग्रेस ऐसी जा रही है, इंस्टेड ऑफ खुदा ना खास्ता गेटिंग फेल, बेहतर है कि थोड़ी मेहनत और कर लो, एक ये कर लेना, इस वाले टेस्ट में ना करो।
तो ये जरूरी नहीं होता कि आप अगर बैच 24 के हो तो जो बैच 24 के सारे बच्चे जिस वक्त पेपर दे रहे होंगे तो हम सब कहेंगे जी सब ही दे दो, तो ये हमारी तरफ से एक गलत बात हो जाएगी एज ए टीचर भी, एज एन इंस्टीट्यूट भी। कि अगर फील आ रही है कि खुदा ना खास्ता बच्चे पास नहीं हो सकता या वीक है अभी तक या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो आई पर्सनली डोंट रेकमेंड स्टूडेंट। लेकिन आगे स्टूडेंट की मर्जी है अगर वो देना चाहे, लेकिन अगर जब वो मेरे से राय लेते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि बेटा अभी यहाँ यहाँ गलतियां चल रही हैं आपकी, तो कीपिंग दैट इन माइंड आई वोंट रेकमेंड, बाकी फिर स्टूडेंट की अपनी मर्जी। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द स्लाइड, 4 5 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ जरा पढ़िएगा जल्दी जल्दी। समझो कि एक मीटिंग हुई थी, हमने कहीं अपने आइडिया कि हमारे उस प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिक सेलिंग पॉइंट या एक नयापन ऐसा है कि वो रीयूजेबल है वो चीज, या वो लॉन्ग लास्टिंग है, या वो यूजर फ्रेंडली है। किसी ने कहा होगा कि वो अफोर्डेबल है, किसी ने कहा होगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। ये अभी आइडियाज हमने सारे जो है ना वो एक एक दो दो वर्ड्स लिखे हैं, तो हमने एक एक दो दो वर्ड्स ही लिस्ट डाउन करने हैं। जब हम कोई चीज लिस्ट बना रहे होते हैं या चीजों को नोट डाउन कर रहे होते हैं तो हमने पूरे पूरे जुमले नहीं लिखने होते। अगर आप किसी को लिस्ट बना के दो या पॉइंट्स को नोट डाउन या जॉट डाउन जिसको कहते हैं करके दोगे, और अगर उसमें बड़े बड़े जुमले लिखे होंगे एक एक दो दो लाइनों के, तो वो अगला बंदा कहेगा कि आपको चीजों को नहीं आता। क्योंकि सेंटेंस बनाना एक अलग चीज है, पैरा या रफ ड्राफ्ट बनाना, उन्होंने आपको रफ ड्राफ्ट तो नहीं ना कहा बनाने को कि जो पॉइंट्स बनाए थे उसके ऊपर पैराग्राफिंग करके लिया, उन्होंने तो चीजों को नोट डाउन करने को सिर्फ कहा है। तो उसकी डिटेल्स आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर आप किसी बच्चे ने कहा है कि जी क्वालिटी अच्छी है, तो मैं आपसे पूछूं या टीम लीडर जो अभी तक क्यों आपके माइंड में आया कि क्वालिटी, आप उस वक्त बताओ अपना जुमला कि जी इन इन वजूहात की वजह से मेरा ख्याल है कि क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की अच्छी है। वो सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वालिटी लिखो, बाकी इन्फो यहाँ हो। ये तरतीब से लग रहा है लिखा हुआ या थोड़ा सा बेतरतीबी लग रही है? अरेंजमेंट सही है या नहीं? नहीं है ना, गड़बड़ है, कुछ इधर है कुछ लेफ्ट पे है। इसी को भी हम आगे चल के देखते हैं कि फिर गड़बड़ हो सकती है कि हम कहाँ से आइडियाज को जो है ना वो उसके रिलेशनशिप बनाए। बेसिकली आपके आइडियाज की आपस में रिलेशनशिप बननी चाहिए। इधर आप देख रहे हो कलर कोऑर्डिनेशन उन्होंने आइडियाज में की हुई है, ब्लू में कुछ है, ऑरेंज में कुछ है, येलो में कुछ है, व्हाइट में कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट है अपनी सहूलत के लिए। अच्छा जी, माइंड मैप के हम ऊपर आते हैं। पहला आपका जो नोट का तरीका बुक में बताया गया है वो आपका माइंड मैप है। उन्होंने 3 बताई है, माइंड मैप, फिशबोन और इन्फिनिटी डायग्राम। कि किसी भी चीज को अगर आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो या आप लोगों को भी अगर मैं कोई टास्क देती हूँ कि हम अपने आइडियाज को किस तरह तरीके से पेन डाउन कर सकते हैं। अगर आप देखो गौर से पढ़ सक रहे हो पिछले पीछे वाले बच्चे, तो वो जो यूनिक सेलिंग उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ। मिडिल के अंदर ब्लू में अगर नजर आ रहा हो तो क्या मेंशन किया हुआ है? यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का यूएसपी। जो मेन इशू हमारा होता है, जो मेन प्रॉब्लम होता है या जो मेन बात होती है जिसके ऊपर हमने वो मीटिंग कंडक्ट की होती है या घर वालों को भी बुलाया होता है मीटिंग करने, बहन भाइयों की कुछ शादी हो, अच्छी बुरी बात हो, पढ़ाई करने बाहर जाना है या कुछ होता है, तो एक घर वालों की भी आप अपना एक बातचीत के लिए मीटिंग कंडक्ट करते हो ना कि अब्बू ने बुलाया आज पता नहीं क्या गड़बड़ होगी और समथिंग लाइक दैट। तो उसका कोई ना कोई एजेंडा या कोई ना कोई रीजन तो होगा ना मीटिंग का। वरना यूजुअली चलो खाना पीना किया, लाउंज में बैठे, चिप्स खा रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, वो एक कैजुअल चीज है आपकी। लेकिन अगर कहीं बात हो जाएगी जी दादा अबू ने बुलाया या दादी अम्मी ने बुलाया या अम्मी ने आपको भी बुलाया आपको भी बुलाया, तो कोई खास बात हो जाती है। तो घर में भी ऐसी सिचुएशन होती है और आपके वर्क प्लेस पे भी होती है। तो वो जो भी खास बात है जिसके लिए मीटिंग कंडक्ट की जा रही है वो माइंड मैप के मिडिल वाले सेक्शन के अंदर हम लिखते हैं, जहां वो ब्लू में लिखा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द हमारे वो एक होनी है। यहाँ तक क्लियर है? अब यूनिक सेलिंग पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले पेज के ऊपर कि हम बैठे मीटिंग करने के लिए कि जी हमारे प्रोडक्ट में क्या ऐसा यूनिक सेलिंग चीज है कि जो बाकी कंपेटिटर से हमें डिफरेंट करती है या कर सकती है। ये भी हो सकता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसके बारे में हम सोच रहे हो कि जी फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्टर्स बनते रहे हैं या ये जो फॉल सीलिंग की लाइट्स हैं ये पहले भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं,
अब हम भी बना रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी है, तो क्या ऐसी चीज उसके अंदर नई डालें ताकि जो बाकी सीलिंग लाइट से जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो जरूरी ना था एग्जिस्टिंग सर्विस के लिए, कोई नया के लिए भी आप कर सकते हो। ओके, अगर आप देखो राइट हैंड साइड क्वालिटी का वर्ड लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? इधर मैं माउस अगर रखूं, ये क्वालिटी है। अब क्वालिटी के आगे जैसे इन्होंने कहा कि सर क्वालिटी बड़ी अच्छी है हमारी, या हम क्वालिटी को बेहतर कर देते हैं अगर कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो मैं इनको कहूँ कि बेटा क्वालिटी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सारी गुफ्तगू होएगी आफ्टर द आइडिया जनरेशन। ठीक है, अभी हम डाउन करें। अच्छा जी, आपने कहा कि क्वालिटी होगी, तो क्वालिटी कैसे? आप कहोगे लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैं क्वालिटी के आगे ही उसको उसी की ब्रांच आउट करूंगी कि क्वालिटी से इंफॉर्मेशन है वो क्वालिटी के आगे ही होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग इज नॉट अ नया पॉइंट, इट्स नॉट अ न्यू पॉइंट, वो क्वालिटी से रिलेटेड है। जब वो क्वालिटी से रिलेटेड है तो जहां मैंने क्वालिटी लिखा है एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस क्वालिटी के आगे ही हम उसकी मजीद वजाहत जो मैंने उनसे मांगी है वो मुझे दे देंगे कि जी लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद अगर आप नीचे देख रहे हो, किसी ने कहा कि जी हमारे प्रोडक्ट के वेट, जैसे सेल फोन होते हैं ना, ब्लू येलो पर्पल कितने कलर्स के अंदर आ रहे होते हैं, तो अब मैं कहूंगी कि ओके ठीक है, मगर कौन से कलर्स हैं ऑलरेडी हमारे पास, या हम कौन से कलर्स ऐसे हैं कि जी नहीं निकले हुए। कोई कह सकता है जी अभी तक कोई गोल्डन, लिटरली चमकता हुआ ग्लिटरिंग गोल्ड कलर का सेलफोन नहीं निकला, तो हम वो निकाल लेते हैं, तो वो मैं कलर्स के नीचे ही लिखूंगी। क्वालिटी के साथ लिख दूंगी तो वो क्वालिटी में कलर्स तो नहीं ना आते, कलर्स तो रंग है, तो वो जहां कलर्स लिखे हैं उनके साथ ही हमने कलर्स की डिटेल्स देनी है। जहां क्वालिटी लिखा है उधर ही क्वालिटी की डिटेल लिखनी, ताकि जब हम मैं फौरन आपसे पूछूं अच्छा जी क्वालिटी की बात हो रही थी, क्वालिटी में हमने क्या बात की थी, फौरन पता चल जाएगा कि लॉन्ग लास्टिंग की बात हुई थी। फिर हम उसके ऊपर मजीद थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं हम कैसे करें अपनी बैटरी को या अपने प्रोडक्ट को एंड ऑल दैट। तो लेकिन अगर हमने इसको जगह जगह लिखा होता, मैं और एरोस बनाकर ब्लू वाले में से ही ब्रांचेस बनाकर सारी चीजें लिख देती, तो वो सब मिक्सअप हो जाती, आपस में रिलेशन नहीं बनता। क्लियर हो रही है ये चीज? तो रिलेशनशिप बनाना इन ऑर्डर टू के वक्त पड़ने पर हम फॉरन इंफॉर्मेशन निकाल लें। अगर हमने अभी मिडिल प्रोडक्ट ऑफ यूएसपी ना लिखा होता, कहीं और लिख देते, तो फिर हमें ढूंढना पड़ता कि किधर लिखा हुआ है। अब हमारे कॉमन सेंस है, हमें पता है माइंड मैप अगर बना रहे हैं तो मेन चीज हमेशा मिडिल के अंदर आती है, चाहे हम उसको ब्लू कलर करें या ना करें, तो हमारी आंखें वहीं जाएंगी कि जी अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है, अच्छा कौन सी मीटिंग हो रही थी, अच्छा मुझे तो पता नहीं, अच्छा इसके ऊपर बात हो रही है, तो वो फौरन देख लेगा कि मिडिल के अंदर जो चीज है वो हमारे आज की मीटिंग का मेन एजेंडा है, और उसके इर्द गिर्द ही हमारा पूरी मीटिंग होने वाली है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए, किस चीज की क्या रिलेशनशिप है, उसी की इस तरह से हम ब्रांच आउट करते हैं अपनी चीजों को, तो हाँ इजी होता है अंडरस्टैंड करना और वक्त पर इंफॉर्मेशन निकालना। अब इधर अगर आप देख लो यहाँ अफोर्डेबल का वर्ड लिखा हुआ है। अब अफोर्डेबल में आपकी जो है वो कलर्स हम नहीं ला सकते। अफोर्डेबल क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हमारा वो रीयूजेबल है, हमारे क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को वो चीज बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम वो 10 से 15 या 20 दफा या 40 दफा वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद शायद उनको वो चीज खरीदनी पड़ेगी दोबारा। तो अफोर्डेबल है हमारी चीज कि उनको रीयूजेबल है, बार बार नहीं लेना पड़ेगा। और दूसरा कि अफोर्डेबल इसलिए है कि मिडिल क्लास जो है वो भी उसको अफोर्ड कर सकती है, और जो अपर क्लास है, क्योंकि क्वालिटी की बात हुई थी ना, क्वालिटी हमारी इतनी अच्छी है कि वो एलीट क्लास भी ले लेगी, और अफोर्डेबल भी एट द सेम टाइम है कि हमारा मिडिल क्लास भी ले लेगी। तो यहाँ अफोर्डेबल की जगह के साथ ही हम ब्रांच आउट किया हुआ है। आप देखोगे ये जो मिडिल क्लास है और रीयूजेबल का वर्ड है, ये कहीं भी इधर से ब्रांच आउट नहीं हो रहा, इस मेन चीज से ब्रांच आउट नहीं हो रहा है, वो उधर ही से हो रहा है जहां की हम अफोर्डेबल की बात करें। अफोर्डेबल लिखने के बाद हमने उसको ब्रांच आउट किया है, उसके अंदर से एक ब्रांच निकाली है। क्लियर हो रही है ये चीज? जैसे कि ब्रांच आउट का वर्ड इस वजह से यूज कर रही हूँ मैं, दरख्त की तरह होता है, जैसे शाखें होती हैं, एक शाख में से डिफरेंट शाख निकल रही होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ से शाख निकली है ये वाली, वो इस वाली की होगी, वो इसी की है ना, क्योंकि इधर से ही निकल रही है, वाली से जो निकल रही है वो इसकी है। तो वो हमें डिफरेंट हम कहेंगे कि लेफ्ट वाली शाख में मेरी शटलकॉक फंसती है, तो हम जाके केस वाली में देखेंगे, क्योंकि वो अलग है, ये अलग है। तो सेम इज द केस कि इस वजह से इसको ब्रांच आउट का जो है ना वो वर्ड यूज किया जाता है या टर्म यूज की जाती है इसके लिए।
माइंड मैप आपका डायग्राम होता है दैट कनेक्ट्स इंफॉर्मेशन अराउंड अ सेंट्रल सब्जेक्ट, यानी कि किसी एक इर्द गिर्द आप जब इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हो तो हम माइंड मैप का यूज कर सकते हैं। ये इसी तरह आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि माइंड मैप इज अ डायग्राम दैट, नीचे आपका एमसीक्यूज में इंफॉर्मेशन आएगी, या ये पूरा जुमला लिख दिया जाएगा, नीचे लिख देंगे ट्रू और फॉल्स। अगर आपने ये पढ़ा हो, आपको पता होगा माइंड मैप क्या है, तो फिर आप बता सकते हो कि ये बात इंफॉर्मेशन जो है या स्टेटमेंट सही है या गलत है। Thoughts branch out in different directions from a single idea in mind map. ये भी आपको एमसीक्यूज में इसी तरह आ सकता है कि आपका एक सिंगल आइडिया बीच में होता है, हम चीजों को उसी से रिलेटेड चीजों को ब्रांच आउट कर रहे होते हैं लेफ्ट एंड राइट के ऊपर। जैसे बचपन में वो सन नहीं बनाते थे, देयर इज अ सिंगल आइडिया इन द मिडल, द एसोसिएटेड आइडियाज और थीम्स आर ब्रांच्ड आउट, डिफरेंट उनकी ब्रांचेस बनती हैं। मैंने वर्बली उर्दू में भी बता दिया ओरली, और यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आई, ये वाला माइंड मैप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो डू लेट मी नो, हम अभी उसको रिपीट करते हैं। पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द सेशन हमारी रिवीजन होती है, यस, बट फिलहाल ड्यूरिंग द लेक्चर्स या ड्यूरिंग द सेशन आप लोग को चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, इसी वजह से वो टेस्ट आप लोग के कंडक्ट किए जाते हैं। ओके, गुड। And this mind map is one of the templates or like thing that you can use in recommended. जरूरी नहीं कि आप जिस ऑफिस में काम करो वो माइंड मैप ही यूज करते हो, या अफिनिटी डायग्राम जो अभी हम करने लगे वो यूज करते हो, कोई और भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है ये भी करते हो। अब अफिनिटी डायग्राम क्या होता है, पहले मैं इसकी आपको पिक्चर दिखा दूं। कुछ इस तरह का होता है जिसमें कॉलम्स और रोज बनते हैं। ये मैंने अगेन इमेज उठाया हुआ है उधर से, आपकी बुक में डिफरेंट टाइप का एक इमेज बना हुआ है। बेसिक चीज ये है कि आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए और उन हेडिंग्स के नीचे आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है। बेसिक चीज इसकी है, हमारी मर्जी है हम मार्कर से उसको डिफरेंट कलर्स दे दें या इस तरह बॉक्सेस को डिफरेंट कलर्स दे दें, वो हमारी मर्जी है। नहीं भी दें तो सिर्फ हेडिंग्स को प्रोमिनेंट करके लिख दिया मार्कर से या ब्लैक पेन से, और नीचे भी ब्लैक से ही लिख रहे हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है, एज लॉन्ग एज ऊपर की हेडिंग और नीचे आपका फॉन्ट का साइज डिफरेंट हो, पता चले। अब कल्चर है तो कल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी यहाँ। अब जैसे अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो अगर हमने यहाँ क्वालिटी लिखा है तो क्वालिटी की ही नीचे हम बात कर रहे होंगे, कहीं और की बात हम नहीं कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो ऊपर की हेडिंग जो भी है उसी से रिलेटेड आपकी नीचे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। An affinity diagram is a tool that gathers large amount of ideas. माइंड मैप ऐसा था कि जिसमें हमने एक मेन आइडिया हमारा है जिसके इर्द गिर्द हमारी मीटिंग होनी है या काम होना है, तो या कोई एक मसला है तो उसके इर्द गिर्द हमने आइडियाज निकालने हैं, तो हम माइंड मैप यूज करते हैं। डायग्राम ऐसी सिचुएशंस में यूज होता है जहां आपने मल्टीपल आइडियाज के ऊपर मल्टीपल टास्क के ऊपर काम करना है, इसका भी हल निकालना है, ये भी करना है वो भी करना है, और कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अगर होती है तो जहां मल्टीपल चीजों को यूज में लाना हो तो हम अफिनिटी डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ये बच्चों वाला, मैंने एक एग्जांपल इधर लिखा हुआ था, आई डोंट नो शायद ये बुक में ही था, कि अगर हम छोटे बच्चों को बता रहे हो कि जी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और बर्ड्स में क्या फर्क है और उनको तस्वीरें दे दी हैं, तो अगर हमने उनको पहले बताया हुआ होगा तो वो जारी बात है वो हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि जी ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल है, ये बर्ड है, तो में डालेंगे। जैसे पजल्स वगैरह होते हैं ना, बर्ड को उठाया, बर्ड की हेडिंग में डाल दिया एंड ऑल दैट। तो हम अगर डिफरेंट बर्ड्स में वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर बर्ड्स डाल दें या वेजिटेबल्स में फ्रूट्स और फ्रूट्स में वेजिटेबल्स डाल दें, हेडिंग हमने ऊपर वेजिटेबल की दी है, अंदर जब जाके देख रहे हैं तो उधर जो है ना वो बनाना भी है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, बंदा कहेगा कि वेजिटेबल तो नहीं है बनाना। तो जो हेडिंग है उसके अंदर ही हमने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालनी है। सो सॉरी, ये बार बार हो जाता है। हेलो।
ये लास्ट वाला पार्ट पढ़िएगा जिसमें मैं माइक को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ये मर्जी का ही मालिक है। इधर भी वही चीज है कि अपने अभी आइडियाज पेन डाउन करवाने हैं। कोई सोचना समझना नहीं है कि ये इसमें जो है ना ये आइडियाज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो आपकी उस चीज से रिलेटेड है पॉइंट, उसके पेन डाउन करते जाना है विदाउट एनी मेडलिंग। का मतलब है कि इसके अंदर अभी कोई वो चीजें निकालने या डालने की जरूरत नहीं है, जो आ रही है इन्फॉर्मेशन वो बस लिखते चले जाए। Identifying patterns within the ideas generated. आइडिया आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स मतलब कि ऊपर आपने हेडिंग देनी है, उसी के नीचे आइडियाज देने। अब ये नहीं है, बेशक अगर हम बात करें कि जो मर्जी सब्जियों के नाम ले लो, लिखते चले जाओ, हमने करेला नहीं भी खाना या पकाना, लिख लो। वो बाद में देखेंगे ना कि हमारे मेन्यू में तो करेला है ही नहीं, या अगर हम हॉस्पिटल की बात करें कि इस पेशेंट को जो है ना वो हमने करेला देना ही नहीं है, लेकिन उस वक्त मीटिंग हो रही है तो डाल दे सारी वेजिटेबल्स, एज लॉन्ग एज वो वेजिटेबल के ही सेक्शन में आ रहे हो। यहाँ ये चीज लिखी हुई है, विद इन आइडियाज जनरेटेड, जो हेडिंग दी है उसी के नीचे चाहे जितने मर्जी डालने डालो, बट उसी हेडिंग के नीचे, वो कहीं फलों में ना चले जाए। कीपिंग सिमिलर आइडियाज टुगेदर इन द हेडर, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एफिनिटी डायग्राम के अंदर, वरना फिर फायदा क्या है इसको बनाने का। फिर वही है कि सब्जी का फल और फल का सब्जी और इधर का उधर हो गया, तो फिर वही ढूंढना और टाइम कंज्यूम होगा, अनप्रोफेशनलिज्म लगेगी आपको एंड ऑल दैट। और ये सारी चीजें जो है ना सिर्फ इसलिए हम नहीं करते कि हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब मीटिंग करने जाएंगे तो हमें प्रोफेशनल लुक होने की जरूरत है। ये अगर हम अपने कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ काम कर रहे हैं उधर भी ये चीजें अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो आदत कैसे पड़ेगी कि बाहर जाके अचानक जाना है, ओके अब ऑर्गेनाइज हो जाओ। अब वो क्या पता कहेगा हमारे दफ्तर में तो ऐसे तो काम होता ही नहीं है, अब वो फलानी कंपनी कह रही है कि तरतीब से चीजें लेके आओ, हम कैसे करेंगे। तो अपने ऑफिस के अंदर ही सीनियर्स का काम होता है इम्प्लीमेंट करवाना ये चीजें कि हमारे ऑफिस का कल्चर या कंपनी का कल्चर ऐसा नहीं है कि ऐसे इधर उधर कहीं काम पड़े तो। हमारा कल्चर ऐसा है कि वी नीड टू बी ऑर्गेनाइज, तो कम टू नो कि the organization needs you to be organized, then you have to be organized whether personal level के ऊपर whether you are or not। इसकी मैंने पहले वाले लेक्चर में एक एग्जांपल दी थी, किसी को याद है फेनिटी डायग्राम का क्या मैंने एग्जांपल दी? सॉरी, अच्छा हाँ, अगर हमने कोई पार्टी अरेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई शादी हो जाए बहन भाइयों में से किसी की, ठीक है, अब वो अम्मी अब्बू नहीं होते कि काम फलाना जिम्मे तुम्हारे है तो फलाना काम तुम्हारे जिम्मे है एंड ऑल दैट। तो अब वो वेन्यू का डिसाइड करना है और जो बजट हमारा क्या है और किसके जिम्मे क्या चीज लगानी है, गेस्ट की लिस्ट बनानी है, तो वो जब इतने, एक शादी तो एक है लेकिन उसके टास्क कितने हैं, डिफरेंट है ना, मल्टीपल टास्क हैं। तो मल्टीपल टास्क के लिए फिर हम ये अफिनिटी डायग्राम इस तरह बना सकते हैं। ऑफिस से भी रिलेटेड हम कोई इस तरह का बना सकते हैं कि क्या हमारा फॉर एग्जांपल वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, बजट क्या होगा, डेट क्या है जब हमने उसके ऊपर डिसाइड कर रहे हैं कि अभी सर्दियों में करें गर्मियों में कौन सी डेट एंड ऑल दैट, वो अभी सारी चीजें हमने लिखनी डिसाइड करनी। तो वो मल्टीपल इश्यूज के ऊपर या पॉइंट्स के ऊपर जब बात करनी होती है तो देन वी यूज द अफिनिटी डायग्राम। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, इसको पकड़ के ही रखना पड़ेगा। अच्छा जी, फिश बोन डायग्राम, स्टेटमेंट को जरा पढ़िएगा ऑन योर ओन। ये थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ टेम्पलेट है दैट इज गिवन इन योर बुक। इसको फिश बोन डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी फिश से मिलती जुलती है। ये भी अगर मैंने गूगल से उठाया हुआ, suddenly every time you will see a head like a fish। अगर मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊं आपका, तो इसके ऊपर आपके फिन्स नहीं बने हुए, इसमें हेड बना हुआ है, तो कुछ इस तरह की शेप होती है, तो इस वजह से इसको फिश बोन डायग्राम बोलते हैं। इसमें कोई फिश होती नहीं है, उसका विजुअल लुक ऐसा होता है फिश बोन का। मेन पर्पस ऑफ इट इज टू डिटरमिन and assess possible solutions या reasons। जब हमने किसी प्रॉब्लम का हल निकालना होता है या कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसके क्या रीजंस हैं,
प्रॉब्लम होने की, वो अगर हमें डिस्कस करना होता है तो हम फिशबोन का डायग्राम यूज करते हैं यूजुअली अपने आइडियाज को पेन डाउन करने के लिए। कि अगर हमें एग्जाम्पल जैसे अगले वाले पेज के ऊपर है कि एक रेस्टोरेंट है, उसमें हमें पता चला है कि हमारी कस्टमर्स की लो सेटिस्फैक्शन, हमें फीडबैक मिला है, या हम अपनी कंपनी चला रहे हैं। एक और एग्जांपल हो सकता है कि हमारी कंपनी में जब हमने एनालिटिकल रिपोर्ट बनाई है पिछले 6 महीने की, तो पता चला है कि हम पिछले साल इसी टाइम पर अच्छा कमा, हर दफा ही हम इस पीरियड में बड़ा अच्छा हमारी हाई जाती है सारा कुछ, लेकिन इस साल हमारी सेल्स डिक्लाइन हुई है। तो क्या रीजन है? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखो, ट्रेंड देखो, तो इस सेशन के अंदर या इस सीजन के अंदर हमारी बहुत अच्छी ज्यादा, अगर मैं यही की बात ले रही हूँ, एडमिशंस बड़ी अच्छी जा रही होती है। लेकिन इस साल क्या मसला हुआ है, उन्हीं चंद महीनों के अंदर हमारी नीचे चली गई है जो एडमिशंस के वो है। तो ऐसा तो मसला है ना ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस मसले के हल को निकालने के लिए बैठते हैं कि पहले तो रीजंस फाइंड आउट करते हैं ना कि क्या है। हम जब तक रीजंस फाइंड आउट नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे निकालेंगे? तो पहले तो मसला आइडेंटिफाई किया, जब पता चला अकाउंटेंट से कि जी पैसे इतने कम आए हैं, एडमिशन कम हुई हैं, क्या हमारे कंपनी में सेल्स कम हुई है, तो अमाउंट हमारा कम आया, प्रॉफिट कम आया। अब वो बैठेंगे मीटिंग करने के लिए कि उसकी क्या रीजंस हो सकते हैं कि ये हमारी सेल्स में डिक्लाइन आई है, एडमिशन में डिक्लाइन आई है, या कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो हमारी नीचे गई है, क्या रीजन हो सकता है? तो अब उसके ऊपर हमने सोच विचार करना है बेसिकली बैठ के। तो फिर फिशबोन डायग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको विजुअल है थोड़ा बहुत ही, इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्लिक ही नहीं हो रहा है, एडिटिंग की इजाजत नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें एक रीजन बताया हुआ है लो सेटिस्फैक्शन का कि हो सकता है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हो। पहले क्वालिटी अच्छी थी, अब हो सकता है हमारी क्वालिटी खराब हो रही हो। अगेन इट्स अ सजेशन कि ये सोच हो सकता है कि आप कोई बंदा कहे कि जी प्राइस हमने बढ़ा दी है, तो इस वजह से पहले फॉर एग्जांपल अगर हम 200 का बर्गर देते थे तो अब हमने 250 कर दिया, तो शायद इस वजह से लोग नहीं आ रहे। तो 200 वाला जो हमारा नीश थी वो अब नहीं आ रही है, बाकी लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से कुछ डिक्लाइन हो सकती है सेल में, या कस्टमर की सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है कि जी तो कर दिया लेकिन आप लोग जो है वो क्वालिटी उतनी प्रोवाइड नहीं कर रहे। पुअर सपोर्ट एक नीचे लिखा हुआ है कि आपके स्टाफ मेंबर्स या अदरवाइज कोई आपकी सपोर्ट आपकी तरफ से अच्छी नहीं है। वेटर्स को बुलाते रहते हैं, आवाजें देते रहते हैं, टाइम पे खाना नहीं आ रहा होता है, 15 मिनट का कहते हैं 1 घंटे में आ रहे होते हैं, फिर उनसे कोई बात करो तो वो जवाब नहीं दे रहे होते हैं, रूड है, समथिंग लाइक दैट। तो वो एक रीजन कम कर दिया है। तो वो मल्टीपल चीजें जब होती हैं तो हम यहाँ अपनी मेंशन करते जाते हैं और उसके नीचे फिर ब्रांच आउट करते हैं कि ओके अगर पुअर मैनेजमेंट लग रही है या हाई प्राइस लग रही है तो क्यों हमने हाई प्राइस अगर की है तो क्यों की है। और आप इसी ने इन्होंने कहा कि जी हमारी हाई प्राइस होगी भी है, तो वो कहेंगे कि जी बताएं आप लोग या काम वाले हमने क्यों प्राइस हाई की है। तो वो रीजन बताएंगे कि जी रॉ मटेरियल पीछे से महंगा हो गया तो इस वजह से हमने प्राइस बढ़ानी पड़ गई है हमें मजबूरन। तो वो हाई प्राइस के रीजन भी हम फिर इसमें इस सेक्शन के अपना लिखेंगे। और यहाँ जरूरी नहीं होता कि यहाँ अगर 4 चीजें लिखी हैं तो लेफ्ट वाले में भी 4 होंगी, नीचे में भी 4 होंगी, इधर भी 4 होंगी। ये आपकी कम ज्यादा हो सकती है, यहाँ सिर्फ 2 हो सकती है, इधर 6 हो सकती है, इधर 4 भी हो सकती है, एज लॉन्ग एज हम उसी के नीचे लिख रहे हों। हाई प्राइस को हम यहाँ मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने बात की खत्म हुआ तो अब जो हाई प्राइस के बारे में क्या बातें हुई थी, तो फॉरन वी नो कि हाई प्राइस के नीचे उसकी डिटेल लिखी हुई है। इधर भी ऑर्गेनाइज होना हमें जरूरी है। ये नहीं कि फिशबोन यूज कर रहे हैं लेकिन हाई प्राइस की बातें हमने मैनेजमेंट में लिखी है, मैनेजमेंट की बातें हमने पोर स्टाफ या पोर सपोर्ट में लिखी है, तो फिर इसका बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। हम ये या इस तरह की चीजें जब यूज करते हैं तो मकसद ये होता है कि हमारी टू द पॉइंट बात भी हो और क्लैरिटी के साथ हो और ऑर्गेनाइज। कोई बात पूछे हेडिंग के हवाले से तो हमने हेडिंग देखी और उसके अंडर उसके नीचे जो हमने चीजें लिखी हुई है
तो वो हम फौरन बता देंगे कि ये आइडियाज हमने निकाले थे ड्यूरिंग द मीटिंग। अभी तो होता है ना, रिवीजन भी तो मीटिंग की होती है, एंड में कंक्लूड कर रहे होते हैं कि जब सब यही है कि हम लोग बातें की हैं। तो अगर सही तरीके से पेन डाउन नहीं करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। तो ये जो तीन आपके हैं, फिजिबिलिटी एंड माइंड मैप, वो इसलिए यूज होते हैं कि हम अपने बेसिक मकसद उनका ये है कि अपने आइडियाज को सही तरीके से अरेंज करो और सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें, ताकि ड्यूरिंग दैट मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग हमने अगर किसी को प्रेजेंट करनी है वो चीजें या डिस्कस करना है, तो हमारे पास क्लैरिटी के साथ विजुअली चीजें मौजूद हो। हमारी आंखें कीवर्ड ओके, कहाँ लोकेशन की बात हो रही थी, कहाँ वैल्यू की बात हो रही थी, कहाँ हाई प्राइस की बात हो रही थी, तो वो हमें पता है कि यहाँ यहाँ ये चीजें लिखी है, उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अगले बंदे के साथ शेयर कर सकते हैं। या अगर हमने ही उसके ऊपर कोई रिपोर्ट बनानी है तो हमें पता होगा हाई प्राइस के ऊपर ये चीजें लिखी हुई, तो हाई प्राइस का जो पैराग्राफ बना रहे हो तो वो फलानी फलानी चीजें आपने अपने पैराग्राफ में लिख दी है, क्योंकि हाई प्राइस के नीचे ही वो फलानी फलानी चीजें भी हमने लिखी है। सारी बात है, वो हमारे पास एक टेम्पलेट सा बना हुआ है, उसी को फॉलो करना है। हाँ, एक एक दो दो वर्ड्स लिखे, इन्हीं एक एक दो दो वर्ड्स को उठा के पैराग्राफ बनाना। इधर तक क्लियर है? राइटिंग में भी और लाइफ में भी ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। चलो we'll end the class here, although हमारी शायद 10:15 तक है, but we're not clear still whether it's 10 or 10:15। जी, कोई क्वेश्चन ऑनलाइन और ऑन कैंपस स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन? अभी तक तो मुझे इंडिविजुअल कोई मैसेज भी नहीं आया। जी जी, एक्सक्यूज मी, हाँ जी सॉरी। कॉज एंड इफेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए ये ज्यादातर यूज होता है। बेसिक समझो ना कि जो बनाया गया है, जिसने भी बनाया होगा इस चीज को, तो उन्होंने ये माइंड में रखा है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशंस या कॉज एंड इफेक्ट के लिए इसको यूज कर। गुड। नॉट नेसेसरी थी, लेकिन अगर रिक्वायर्ड, अगर हम टेस्ट की बात करें तो हाँ रिक्वायर्ड है कि आपने पहले आइडियाज बनाने हैं अपने, उसके 10 मार्क्स मिलेंगे, और उन्हीं आइडियाज के ऊपर आपने ना सिर्फ पैराग्राफ, पूरा एक्सेल लिखना हो। तो पेपर के लिए तो यस। और अगेन अगर हम ऑफिस वर्क की बात करें तो ये भी हो सकता है कि उनके आइडियाज बना लिए, इसके ऊपर बस काम कर लो और कोई रिपोर्ट बना के देने की जरूरत नहीं है। जब काम तो रिपोर्ट बना के देना कि ये हमने फलाना फलाना काम उसी हिसाब से तरतीब से जो प्लानिंग की थी वो हमने कर दिया है। तो उन आइडियाज का रिटन वर्क नहीं चाहिए होता कभी कभी, लेकिन कभी कभी उन आइडियाज का पहले रिटन वर्क भी कुछ ऑफिसर्स को चाहिए होता है, बॉसेस को चाहिए होता है, तो उनके हाथ में ये चीज आ जाए और फिर उसके अकॉर्डिंगली अब आपको कहेंगे कि ये हमने डॉक्यूमेंट बना लिया आइडियाज को लेकर। अब वो ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनीज पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लेकर चलते हैं, कि बस इन आइडियाज को ही लेके आगे चल रहा हूँ, या आइडियाज का पहले मुझे डॉक्यूमेंट दो, चाहे वो रिपोर्ट की शक्ल है, चाहे वो ईमेल की शक्ल है, चाहे वो लेटर की शक्ल है, और उसके बाद आप लोगों ने काम करना है। तो वो अपना मतलब जैसे सीनियर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको मोल्ड करना पड़ता है। वी कांट से पुराने वाले ऑर्गेनाइजेशन में तो वो हमें कहते हैं तो पहले काम से पहले हमें कह रहे हैं बनाने को रिपोर्ट, और फिर कह रहे काम करो, तो अगेन मोल्ड करना पड़ेगा अपने आप। लेके नहीं चल सकती कि पहली ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी तो ये क्यों नहीं है, या पुरानी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं थी ये बड़े अच्छे हैं। तो जहाँ जैसा है माहौल, यू हैव टू एडजस्ट देयर। हाँ जी, आपका एक क्वेश्चन था बेटा। इट इज गोइंग टू बी 60 and 40। आपका ऑब्जेक्टिव भी है और आपका सब्जेक्टिव भी है। आपने फर्स्ट क्लास ली थी? नहीं ली थी, ओके। तो आपका समझो कि एमसीक्यूज होंगे 40 मार्क्स के, और 60 मार्क्स का आपका रिटन पेपर है, और रिटन में भी आपने टाइपिंग करनी है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। ग्रुप के अंदर आप हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें मैंने शेयर किए थे ये वाला जिसमें चैप्टर 1 to 3 है, और इससे पहले इंट्रोडक्टरी के नाम से एक पीपीटी मैंने शेयर की है, वो भी चेक कर लेना। उसके अंदर मैंने पेपर के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ठीक है, वो भी एक लेक्चर